भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के 5वें खंड में हम उनके प्रौढ़ राजनीतिक चिंतन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के तहत आज हम जिस पत्र को लेंगे वे उनके जीवन का अंतिम पत्र है। ये पत्र उन्होंने जेल से अपने साथियों को लिखा था। इस पत्र से हमें ये बात स्पष्ट होती है कि पैदा होते ही कोई भगत सिंह नहीं बन जाता, बल्कि उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया, सामाजिक चिंतन, परिवेश और परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और साथ ही माता पिता की परवरिश भी बहुत अहम होती है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भगत सिंह का पूरा परिवार, उनके दादा से लेकर उन तक सभी लोग क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूरे परिवार का। इस पत्र पर हमें पता चलता है कि एक आम नौजवान से भगत सिंह बनने तक का सफर वे किस प्रकार तय करते हैं। अपने पूरे अच्छाइयों, साहस और कमजोरियों के साथ वे हमारे सामने इकरारनामे के तौर पर इस पत्र को लिख रहे हैं। चलिए पत्र की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। पत्र का विषय है बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र। तो थोड़ा माफी चाहूंगी, अटक अटक के बोल रही हूं, थोड़ा मन भारी सा हो रहा है ये पत्र पढ़ते वक्त। चलिए, इसमें कोई व्याख्या नहीं है, सीधा पत्र पर आ रही हूं। 22 मार्च 1931 और संभवतः कुछ घंटों बाद ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई हो। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर, पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। यकीनन भगत सिंह के सामने भी ये परिस्थितियां रही होंगी कि वे माफीनामा लिख दें और जेल से बरी हो जाएं और ब्रिटिश हुकूमत के मन मुताबिक अपना जीवन जिएं। और इसके लिए उन्हें बहुत सारे इकरारनामे, वो माफीनामा लिखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ही माफीनामा लिख देते तो भी वो एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी नहीं माना। यहां तक कि उनके पिताजी के नाम जो पत्र है उसमें भी वे उनसे सख्त नाराज दिखाई देते हैं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता हूं। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा और संभवतः मिट ही जाए। तो यहां किस किस्म की कमजोरियों की वे बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रह जाएगी। तो यहां पर वे साम्राज्यवाद और तमाम शैतानी शक्तियों में शायद पूंजीवादी शक्तियों को शामिल कर रहे हैं। तो इससे एक लेख पहले जब वे राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा अपने दोस्तों को बयां करते हैं, जिसके ऊपर पहले 3 वीडियो बन चुके हैं, वो आप सुन सकते हैं, उसमें वे पूंजीवादी शक्तियों का कई जगह पर जिक्र करते हैं कि साम्राज्यवाद से मुक्ति होने के बाद भी इन शक्तियों से मुक्त होना बाकी रह जाएगा। हाँ, एक विचार आज मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कोई और लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। मूल पत्र यहीं समाप्त होता है और अंतिम अक्षर अस्पष्ट हैं। तो
जहां तक मुझे लगता है कि कमजोरियां वो हमेशा ये जिक्र करते हैं, राजनीतिक मामलों की पैरवी, और जो उन्होंने अपने सखा कष्टों से भागना कायरता है में जिक्र किया है। सुखदेव को वे समझाते हैं कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे यदि आपको फांसी की सजा नहीं मिली, और वहां पर वे इस बात को मानते हैं कि फांसी मिल जाने से तो सभी झंझटों से, सभी कष्टों से आप मुक्त हो जाते हैं, और यदि आप उम्र कैद भोगते हैं तो आपके लिए स्थिति ज्यादा कष्टप्रद होती है। और जब ड्रीमलैंड की भूमिका में भी लाला रामसरन राय जी को भी वे यही बात उनके लिए भी कहते हैं कि एक स्वप्न लोक की कल्पना जरूर करी है, लेकिन उसमें वास्तविकता का पुट है। आसपास के परिवेश को उसमें उन्होंने उसका समावेश किया है अपनी कविता के अंदर, और उसमें कई जगह पर वे बताते हैं कि किस किस तरीके से मानसिक और शारीरिक यंत्रणा के दौर से एक कवि गुजरा है। और वही सारी बातें वे अपने क्रांतिकारी साथियों को अलग अलग पत्रों में भी लिखकर बताते हैं कि वो फांसी पर चढ़ जाएंगे, उससे उन्हें सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। एक उद्देश्य के तहत वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उद्देश्य उनके मन में, मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि यदि उम्र कैद होती है तो जिंदगी या जीवन आसान नहीं होगा कैद में। तो यहां पर यह पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में हम उनके जेल डायरी के अंशों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।